Hey students, welcome and welcome back to my channel. So I am here with another topic for all of you, that is nursing foundation important topics or questions part 2. So let's see what are the important topics in nursing foundation, accept them. So first is communication. Communication, what is communication? Communication is like very important for all 4 years, because communication is very important in nursing and it is the basis and what is the foremost step in nursing. So let's see what is communication. So communication देखिए, पूरे हेल्थ केयर एक्सपीरियंस में जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसका बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल है, ठीक है। और लार्ज पोर्शन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वो नर्सेस पे जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत मस्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको क्या है, पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। पेशेंट से इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, उनकी हिस्ट्री कलेक्ट करनी होती है, चीफ कंप्लेंट्स पता करनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट वगैरह करना होता है। तो इस वजह से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर ये कम्युनिकेशन इम्प्रॉपर होता है तो सारा बर्डन जो होता है वो नर्सिंग स्टाफ पर चला जाता है, ठीक है। और हमारे पास अच्छे रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन होनी चाहिए इसीलिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एज अ नर्स क्या होते हैं, बहुत सारे मेडिकल नॉलेज होती है, ठीक है, क्लिनिकल एक्सपर्टाइज होता है। तो ये बहुत ग्रेटेस्ट चैलेंज होता है, एक वाइटल टास्क होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। हर एक स्टेप में पेशेंट के इनटेक से लेके पेशेंट के डिस्चार्ज तक और उससे एक्स्ट्रा जो भी कोलैबोरेशन एंड ऑल है, तो नर्स को आना चाहिए कि वो किस तरीके से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकती है और एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। जिन नर्सेज में कर्टसी होती है, काइंडनेस और सिक्योरिटी होती है अपने पेशेंट्स को लेकर के, वो क्या करती हैं, अपने एक्शन और वर्ड्स दोनों से उसे शो करती है, ठीक है। और उसी हिसाब से तभी वो एक गुड रैपर्ट इस्टेब्लिश कर पाती हैं, ठीक है। पेपर सजेस्ट दैट नर्स को क्या है, अपने सिंपल डेमोन्स्ट्रेटिंग से नाइसिएस्ट तक जाना चाहिए, ठीक है। और उनको हर एक पेशेंट और एक नर्स को अप्रोच करना है। तो जब भी एक नर्स जो होती है, नर्स पेशेंट इंटरेक्शन स्टैब्लिश करती है, तो वो इसीलिए स्टैब्लिश करती है, उसका मेन इंटेंट यही होना चाहिए कि पेशेंट के कंसर्न्स क्या है, ठीक है, एक्सपीरियंसेस क्या है, और डेमोन्स्ट्रेशन करने को कि पेशेंट का इनपुट वो अच्छे से ले सकती हैं या नहीं, ठीक है। तो ये करने के लिए नर्स को ये पता होना चाहिए कि कहाँ बात करनी है, कब बात करनी है, पेशेंट से कैसे बात करनी है, ठीक है। नर्स को ये भी होना चाहिए कि पेशेंट को सफिशिएंट टाइम भी देना इंटरेक्शन के लिए, जैसे कि पेशेंट हेजिटेंट भी हो सकता है, नर्वस भी हो सकता है, अपसेट भी हो सकता है, या फिर प्रॉपरली वो नहीं बोल पा रहा हो या नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हो, तो उन्हें टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो एक थॉरो डिस्कशन उनके साथ किया जा सकता है ताकि एट दी एंड आपको पता चले, ठीक है। पेशेंट जो होता है वो एक रश्ड कन्वर्सेशन समझ सकते हैं, ठीक है, कि आप गए, पेशेंट आया और अपने जाते ही सारा कुछ पूछना शुरू करते, तो पेशेंट को ये लग सकता है कि आप फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है या आप रूड परसीव कर सकता है पेशेंट आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ओपन कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होगी वो हिंडर कर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, धीरे धीरे स्लो डाउन करना है और नेगोशिएटिंग प्रोसेस रखना है, ठीक है। नर्स को क्या है, माइंडफुल होना चाहिए, ठीक है, लोकेशन वाइज कि कहाँ पर ये इंटरेक्शन होती हैं, ठीक है। एक एरिया रखना चाहिए, ऐसा एरिया सेलेक्ट करना चाहिए जो फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हो, ठीक है। और आपको क्या हो, पॉजिटिव फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन आए, ठीक है। एडिशनली क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन रहती है, ठीक है। पेशेंट की पर्सनल हेल्थ और इन्फॉर्मेशन भी प्रोटेक्टेड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, तो कम्युनिकेशन थी कि बेसिकली हमें उनसे जानना होता है, क्योंकि बेसिकली हमें करना ही होता है। नर्सिंग असेसमेंट का पहला ही आपका, जब आप डेटा लोगे तो आप पेशेंट से वर्बली ही डेटा लोगे ना, तो इस वजह से कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए, जब पेशेंट और नर्स के बीच की कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी होगी तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आएंगे, ठीक है। फर्स्ट बेनिफिट क्या आएगा कि पेशेंट को अच्छी केयर दे पाएगी एक नर्स, ठीक है। जिसको नर्स को हमेशा देखिए, हर एक इंडिविजुअल अलग है, सबकी यूनिकनेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो उसको समझने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये उनके लिए चैलेंज रहता है, ठीक है। और ये कंसर्न भी रहता है कि भाई अपने पेशेंट को हम कैसे अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकें, उनको समझना ये वो। तो इस वजह से नर्सेस को भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि जब कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहती है, तो ठीक है, इससे क्या होगा कि बेटर पेशेंट आउटकम आएंगे। सेकेंड क्या होगा कि पेशेंट जो ये समझ रहा है कि नर्स की सारी अटेंशन उन्हें मिल रही है एक इंटरेक्शन के टाइम पे, ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा कि वो अपनी ट्रू एक्सटेंट, अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू सिम्टम्स बताएंगे। जब उन्हें लगेगा कि हाँ, हमारी वैल्यू की जा रही है, हम वैल्यूएबल हैं फॉर दिस पर्सन,
एज अ नर्स, हु इज़ एक्टिंग एज अ नर्स, तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, वो आप एक अच्छी रैपर्ट बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। तो पेशेंट को क्या सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड क्या है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो इनेट नीड्स होती है पेशेंट की, जो मैस्लो हायरार्की नीड्स में रखी गई है, उसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। इसमें फीलिंग ऑफ सेफ्टी, लव एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये सारी जो है ये पेशेंट की फुलफ़िल होती है। फाइनली रिसर्च ये दिखाती है कि कम्युनिकेशन सिर्फ नर्सिंग में ज़रूरी नहीं है कि भाई पेशेंट के लिए बेनिफिट है, नर्सेस के लिए भी बेनिफिट है, ठीक है। जो अपने कोवर्कर्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकती हैं, तो उससे क्या होगा, उनका मॉरल बिल्डअप होता है अच्छा, ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन आता है। नेगेटिव इफेक्ट्स में क्या आएगा कि पुअर वर्क प्लेस आपकी कम्युनिकेशन है तो हाई टर्नओवर रेट्स आएंगे, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, मॉरल डाउन चला जाएगा, जॉब सेटिस्फेक्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है। सो या थर्ड क्वेश्चन इज एसेंशियल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन, ठीक है। देखिए हर एक कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, कोई नेचुरल कम्युनिकेटर नहीं होता है, एंड इवन जो बेस्ट कम्युनिकेटर्स होते हैं उन्हें भी एडिशनल ट्रेनिंग और इंसाइट की ज़रूरत होती है। तो देखिए इंपॉर्टेंस बहुत है क्लिनिकल में, ठीक है। इसकी क्लिनिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, नर्सेस के लिए भी है, पेशेंट्स के लिए भी हैं। इसी वजह से बहुत सारे जो ऑनलाइन आ रहे हैं इनसे BSN प्रोग्राम्स है, वो कम्युनिकेशन ट्रेनिंग अपने करिकुलम में ऐड करें, ठीक है। कोर्स वर्क जो प्रोफेशनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है इसमें रिटर्न और वर्बल टेक्निक्स आती हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि नर्स अपने वर्क प्लेस के लिए प्रिपेयर हो पाएगी, ठीक है। वाइल जो सिग्निफिकेंस है वर्बल कम्युनिकेशन की वो बहुत अच्छे से समझी जा सकती है, क्योंकि इसे हमें क्लियरली यूज़ करना होता है, कंसाइज रिटर्न कम्युनिकेशन चाहिए होता है, तो इस वजह से इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। पर जैसे जैसे अब हमारी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, मैल प्रैक्टिस लॉ सूट्स आ रही हैं, इंश्योरेंस डिनाइल्स आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि फुल्ली डॉक्यूमेंट करना है, क्योंकि पहले हम कंसाइजली लिख देते थे तो ज़्यादा मैटर नहीं करता था, बट अब हमें उसको फुल्ली लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जो रोल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं IPR पे, उनको ये पता होता है कि क्या एडवांटेज हैं, ठीक है, जब आप फील्ड में एंटर कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपनी टेक्निक्स को इवेल्युएट कर सके, ठीक है, और उनको क्लासरूम और क्लिनिकल सेटिंग्स में अप्लाई कर सके। जो नर्स पेशेंट इंटरेक्शंस होता है वो भी हमें केयर से हैंडल करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कैसे डिफरेंट सिनेरियोज़ में अप्रोच रखने, जैसे कि आपको ये होना चाहिए कि पेशेंट को इररेलेवेंट डिटेल्स या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करके ओवरवेल्म नहीं करना, ज़्यादा उन्हें बर्डन नहीं डालना है। तो आपको लिसनर के लेवल पे कम्युनिकेट करना आना चाहिए, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे केयर गिवर हो, या कोई दूसरी नर्स या कोई दूसरा हेल्थ प्रोवाइडर हो, उनके लेवल पे कम्युनिकेट करना आना चाहिए। लेकिन कम्युनिकेशन इज़ अ की, ठीक है। नर्सेस के पास क्या मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ठीक है, जब उनके पेशेंट केयर पे बात आती है, ठीक है। तो आर्ग्यूबली कम्युनिकेशन टॉप पर है। नर्सेस जो एज अ हब ऑफ कम्युनिकेशन एक्ट करती हैं, जिसमें क्या है इन्फॉर्मेशन रिलाई और इंटरप्रेट होती है, ठीक है, फिजिशियन, केयर गिवर, फैमिली मेम्बर्स और पेशेंट्स के साथ। तो जो एबिलिटी है ये इस्टेब्लिश करने की इफेक्टिव कम्युनिकेशन की नर्सिंग, ये बेस्ट केयर प्रोवाइड करती है, पेशेंट आउटकम्स भी बेस्ट आते हैं इसमें, ठीक है। जब ये स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है, तो ये स्किल डेवलप कहाँ हो रही है, शुरू कहाँ से होती है, क्लासरूम से, जहाँ स्टूडेंट स्टडी टेक्निक्स को बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं। कोर्स वर्क आता है जिसमें कि उनका प्रोफेशनल IPR आता है, इसमें वर्बल और रिटर्न कम्युनिकेशन आता है, ठीक है। जो ऑनलाइन RN BSN प्रोग्राम्स है वो एज ए ट्रेनिंग अपनी करिकुलाई में इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट क्योंकि आज के टाइम पे कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी इफेक्टिवनेस को ध्यान में रखते हुए पेशेंट, नर्सेज और उनके कोवर्कर्स के लिए ये ऑनलाइन ट्रेनिंग में ऐड किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर वुंड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वुंड जो है एक तरीके से क्या होता है, जब आपकी बॉडी टिश्यू की कॉन्टीन्यूटी में ब्रेक आता है, दैट इज़ वुंड। किस वजह से, कि किसी वायलेंस की वजह से, ठीक है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी आ रही, लाइक कोई सर्जरी आ रही है, ठीक है, या कोई मटेरियल से इंटीग्रिटी आपकी ब्रेक हो रही है, तो वो वुंड है, ठीक है। तो ये जनरल डेफिनेशन के साथ बहुत सारे सब डिविजन्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वो ओपन एंड क्लोज वुंड। ओपन वुंड जो होते हैं जो प्रोटेक्टिव बॉडी सरफेस पे होते हैं, जैसे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, जब आपकी ब्रोक डाउन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि फॉरेन मटेरियल की एंट्री होने लग जाती है, तो परमिट करता है वो कि भाई ओपन हो गया, फॉरेन पार्टिकल्स तो एंटर करेंगे ही करेंगे। तो और क्लोज वुंड में क्या होता है, बाय कंट्रास्ट डैमेज टिश्यू जो होता है वो एक्सपोज नहीं होते आपके एक्सटीरियर में, तो ये प्रोसेस ऑफ रिपेयर जो होता है विदाउट कंटामिनेशन होता है, ठीक है। तो फर्दर डिविजन्स भी आती है ऑन द मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वुंड, कि अब वुंड हुआ कैसे है, ठीक है। तो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड,
ठीक है। बहुत सारी तरीक़ों से हम वुंड को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल सेटिंग्स में सर्जन भी क्लासीफाई करते हैं वुंड को अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ कंटेमिनेशन एंड इन्फेक्शन। तो पहला आता है क्लीन वुंड। क्लीन वुंड क्या होता है? जनरली सर्जिकल वुंड्स होते हैं जिसमें कोई इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन नहीं होता है। सेकेंड, क्लीन कंटामिनेटेड। ये टिपिकली सर्जिकल वुंड्स होते हैं जो कि आपके जीआई में, रेस्पिरेटरी में, जेनाइटल यूरिनरी ट्रैक्ट में होते हैं, जिसमें क्या होता है एंटर हो जाता है, किसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होता है, बट ये उनमें इन्फेक्शन कॉज कर देता है। कंटामिनेटेड वुंड्स कौन से होते हैं? जो फ्रेक्स आपके एक्सीडेंटल वुंड्स होते हैं, जैसे सर्जिकल वुंड्स है जिसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन इनकाउंटर हुआ है, स्टेराइल प्रोसीजर अच्छे से फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है। डर्टी वुंड्स कौन से होते हैं? जो एक्सीडेंटल वुंड आपके आते हैं डेड टिश्यूज़ की वजह से या उनके इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। या फिर कोई सर्जिकल वुंड ऐसा है जो बाद में जाके कॉम्प्लिकेट कर रहा है, तो वो भी डर्टी वुंड्स में आता है। अब नेक्स्ट है एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक वुंड। एक्यूट वुंड जो होता है वो आपकी सर्जरी से आता है, एक्सीडेंटल ट्रॉमा से आता है। फॉर एग्जांपल क्लीन इंसिजन्स आते हैं, कॉमन अनकॉम्प्लिकेटेड ट्रोमेटिक लेसरेशंस आती है, एब्रेशंस आते हैं, पंचेस आते हैं, जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड केयर के साथ हील हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्यूट इंजरी जो होती है वो क्रोनिक वुंड बन सकता है। कैसे? जब उनकी परसिस्टेंस बहुत लंबे टाइम तक रहेगी, वीक्स तक है, मंथ्स तक है, और वो हील नहीं हो रहा है, ठीक है। क्रोनिक वुंड जो होते हैं वो प्रोग्रेस करते करते फेल हो जाते हैं थ्रू नॉर्मल, मतलब नॉर्मल हीलिंग स्टेज से वो फेल कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक अंडरलाइंग डिजीज़ प्रोसेस की वजह से, ठीक है। तो कॉमन कॉज क्या आता है? रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई की, वुंड को इतना सप्लाई नहीं जा रही है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो पुअर ब्लड फ्लो है, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन है, कोई पुअर सेलुलर रिस्पॉन्स हो रहा है, ठीक है, जो कि रिपेरेटिव स्टिमुलाई को डाउन कर रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है। इन्फेक्शन जो होते हैं क्रॉनिक वुंड से वो सेपरेट हो सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं सराउंडिंग टिश्यूज़ में, ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं, वाइड स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी फैल सकते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन होता है वो भी एक बहुत ज़्यादा कॉज करता है आपका इम्पेयर वुंड हीलिंग को, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए, जिसमें सेल डिवीजन हो रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो होता है बहुत क्रिटिकल रोल होता है हीलिंग प्रोसेस में। तो वो कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ भी प्रोड्यूस करता है जो बैक्टीरिया किल करती है, और उसके बाद वो सेल्स में पार्टिसिपेट करता है, उनको सिग्नल करता है कि भैया अब आपको वुंड हीलिंग करनी है, ठीक है। कॉमन टाइप्स कौन कौन से? डायबिटिक फुट अल्सर, ये क्रॉनिक वुंड्स है जो हील नहीं होते हैं, ठीक है। वीनस अल्सर है, ठीक है। आर्टेरियल अल्सर्स एंड बेड सोर्स है। सेकेंड, अब आता है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंटेंशंस, ठीक है। वुंड को हम बात किस तरीके से वो मैनेज हो रहे हैं उस हिसाब से भी उन्हें क्लासीफाई करते हैं। लाइक प्राइमरी इंटेंशंस में क्या आते हैं कि क्लोजर ऑफ वुंड होगा, ठीक है, सर्जिकल इंसिजन हुआ कि अब उसके एजेस जो है वो अपने डायरेक्ट कांटेक्ट में है उसके एजेस, तो वो क्या है आपस में बहुत मिनिमल नीड के साथ क्या है कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, दोबारा से वो रिकनेक्ट हो जाएंगे, रिपेयर हो जाएंगे। तो प्राइमरी इंटेंशन क्या होता है? सबसे बेस्ट होता है, ये इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है, स्कैरिंग को रिड्यूस करता है। बट ये कब हम कर सकते हैं? सिर्फ सर्जिकल वुंड्स में या कुछ लिमिटेड दूसरे वुंड्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी इंटेंशन, वो वुंड्स जिनके एजेस जो होते हैं उनको आप एक साथ नहीं लेके आ सकते क्योंकि एक्सटेंसिव टिश्यू लॉस हुआ है, ठीक है। अब उसमें क्या है, ये वो उस प्रोसेस में नहीं कि ओपन वुंड की तरह ये लोग हील हो जाएं, क्योंकि इसमें न्यू कनेक्टिव टिश्यूज इतनी इजीली नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या सेकेंडरी इंटेंशन से जो हीलिंग होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन आता है, बहुत ससेप्टिबिलिटी आती है टुवर्ड्स इन्फेक्शन देन हीलिंग, ठीक है, बाय प्राइमरी इंटेंशन। तो एग्जांपल्स कौन से आते हैं जो आप सेकेंडरी इंटेंशन में लगाओगे? डायबिटिक अल्सर्स आते हैं, प्रेशर अल्सर्स आते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? ज़्यादा स्कार फॉर्मेशन होता है क्योंकि टिश्यूज़ के एजेस बहुत दूर है, तो उनको फिर से रिपेयर होने में काफ़ी टाइम लगता है। डिलेड प्राइमरी इंटेंशन, इसको टर्शरी भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कंटामिनेटेड वुंड्स के लिए यूज़ होता है। इसमें वुंड एजेस जो होते हैं उनको साथ में नहीं लाया जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि सेल्स को अपनी इम्यूनिटी बनाने का टाइम मिल जाएगा और डेड टिश्यूज़ को वो रिमूव करते चले जाएंगे। तो डिलेड प्राइमरी इंटेंशन में क्या है कि जब आप बोथ एस्पेक्ट आते हैं, जब वो थोड़ा कंटामिनेशन कम हो जाता है तो उसके बाद हम उस टिश्यू लेयर को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फेजेस क्या होते हैं वुंड हीलिंग के, ठीक है। तो जो वुंड हीलिंग के फेजेस होते हैं वो स्टेज्ड किए गए हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में 4 प्रोसेसेस होती है, हेमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्लोरिफिलेशन एंड मैचुरेशन, ठीक है। तो ऑल जो स्टेजेस है वुंड हीलिंग की वो लीनियर, और वुंड्स जो होते हैं वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो 4 स्टेज होती है हमारी वुंड हीलिंग की। पहला हेमोस्टेसिस फेज होता है। हेमोस्टेसिस में क्या होता है कि आपका जो वुंड है वो क्लॉट हो रहा है, ठीक है। होम्योस्टेसिस, जब हमारे ब्लड हमारी बॉडी से लीक करता है तो सबसे पहला होम्योस्टेसिस ही होता है कि जब ब्लड वेसल जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं, ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो प्लेटलेट सब क्या होती है आपस में अडेयर हो जाती हैं ताकि वो जो सील हुआ है, जो ब्रेक हुआ है उसको सील कर सकें, ठीक है।
तो वहाँ पर कोगुलेशन होता है और वहाँ पर क्या होता है, प्लेटलेट प्लग क्रिएट होता है, इसमें थ्रेड्स होते हैं फिब्रिन के, जो एक मॉलिक्यूलर बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो जो होम्योस्टेसिस होती है, स्टेज होती है वुंड हीलिंग की, वो बहुत जल्दी होती है, ठीक है। जो प्लेटलेट बहुत जल्दी अधेयर हो जाते हैं टू द सब एंडोथेलियम सरफेस विद इन सेकेंड होता है, जैसे ही ब्लड का रप्चर हुआ विद इन सेकेंड वो लोग अधेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो आफ्टर दैट जो पहला फिब्रिन स्टैंड आता है वो 60 सेकेंड में आता है, ठीक है। तो फिब्रिन मैश बनना शुरू होता है, ब्लड जो होता है वो लिक्विड से जेल में ट्रांसफ़र हो जाता है थ्रू प्रोकोगुलेंट्स एंड उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन रिलीज़ होता है। तो जब थ्रोम्बस बनता है या एक क्लॉट बनता है तो वो क्या करता है, वो आपके प्लेटलेट को, ब्लड को वुंड एरिया में ट्रैप करके रखता है। जो थ्रोम्बस होता है वो जनरली इंपॉर्टेंट होता है स्टेजेस में, क्योंकि वुंड हीलिंग हो रही है, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम भी बन सकता है अगर वो डिटैच हो गया किसी ब्लड वेसल से और फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर चला गया तो वो स्ट्रोक का कॉज हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर सकता है या हार्ट अटैक कॉज कर सकता है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी फेज़ में क्या होता है कि सेकंड स्टेज होती है वुंड हीलिंग की, और ये जस्ट जब आपकी इंजरी हुई है और जब भी आपका ये क्या है क्लॉटिंग हुई है उसके बाद ही शुरू होता है, ठीक है। वहाँ पर लोकलाइज स्वेलिंग आने लगती है, ठीक है। इन्फ्लामेशन ब्लीडिंग भी कंट्रोल करता है और इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करता है। जो फ्लूइड इंजॉर्जमेंट होता है उससे क्या होगा, हीलिंग होनी शुरू होती है, सेल्स का रिपेयर होता है, ठीक है। तो इन्फ्लामेटरी फेज़ के टाइम पे जो डैमेज सेल होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो वुंड एरिया से रिमूव होते हैं, ठीक है। यहाँ पर WBCs का काम आता है, ग्रोथ फैक्टर का काम आता है, न्यूट्रिएंट और एंजाइम्स क्या होते हैं, स्वेलिंग क्रिएट करते हैं, हीट क्रिएट करते हैं, पेन होता है, रेडनेस आती है, कॉमनली आपको देखने को मिलता है स्टेज में, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन जो है वो नेचुरल पार्ट है वुंड हीलिंग का, ठीक है। अगर ये प्रोलॉन्ग एक्सेसिव है तो ये प्रॉब्लमैटिक है, अदरवाइज इट इज़ नॉर्मल। फिर आता है प्रोलिफरेटिव फेज़। प्रोलिफरेटिव फेज़ में क्या होता है कि जो वुंड होता है वो अपनी न्यू टिश्यूज़ को रीबिल्ड करता है, ठीक है, जिसमें कोलेजन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज़ में क्या होता है, जो वुंड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एज अ न्यू टिश्यू, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, एडिशन में एक न्यू नेटवर्क बनता है ब्लड वेसल्स का, ठीक है, सो दैट कि ग्रैनुलाइजेशन होता है टिश्यूज़ का, जो कि हेल्दी होती हैं और फिर वो क्या करती है, सफिशिएंट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को रिसीव करती है, ठीक है। जो मायोफिब्रियोब्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वुंड को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं बाय ग्रिपिंग द वुंड एजेस, ठीक है, और उनको क्या कहते हैं, सेल्स को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक मैकेनिज्म आता है वो स्मूथ मसल सेल्स की तरह, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। हेल्दी स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग में क्या होता है, जो ग्रैनुलेशन में क्या होता है, टिश्यू पिंक या रेड होती है, ठीक है, और अनइवन टेक्सचर होता है। मोर ओवर जो हेल्दी ग्रेनुलाइजेशन होता है वो भी इतना ईजिली ब्लीड नहीं करता है। जो डार्क ग्रेनुलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि साइन ऑफ इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, इस्चीमिया की वजह से हो सकता है, ठीक है, पुअर परफ्यूजन की वजह से हो सकता है। फाइनल फेज में क्या होता है, प्रोलिफरेटिव के एपिथेलियल सरफेस, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो रीसरफेस करते हैं इंजरी को, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एपिथेलियाइजेशन होता है वो बहुत जल्दी होता है। जो आपके वुंड्स होते हैं मॉइस्ट और हाइड्रेटेड होते हैं। जनरली जब ऑकल्सिव और सेमी ऑकल्सिव ड्रेसिंग्स होती हैं जो अप्लाई होती है विद इन 48 आवर्स इमीडिएटली, वो क्या करती है, करेक्ट टिश्यू ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखते हो, इसीलिए एपिथेलियाइजेशन जो होता है वो जल्दी हो जाता है। फिर आता है मैचुरेशन फेज़। इसमें इसको रिमॉडलिंग स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि अभी हमने इससे पहले वाले में जो पढ़ा था तो वो कैसे भी अरेंज हो रहे थे, वो सेल्स सिर्फ डेवलप हो रही थी, ठीक है। मैचुरेशन फेज़ में क्या होती है, वो सेल्स जो आते हैं, कोलेजन फाइबर्स आते हैं, वो रिमॉडल हो जाते हैं, ठीक है, जैसे हमारी पहले की स्किन्स थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब मैचुरेशन फेज़ होता है, जो कोलेजन होता है वो अलॉन्ग द टेंशन लाइंस आपके अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है कोलेजन में, ठीक है। इससे क्या होता है, वो और ज़्यादा क्लोजर आ जाती हैं सेल्स, ठीक है। क्रॉस लिंक होता है, क्रॉस लिंकिंग कोलेजन का स्कार को रिड्यूस करता है, ठीक है, और स्किन एरिया को जो होता है, वुंड एरिया को जो है स्किन एरिया के, उसको स्ट्रॉन्गर बनाता है। जनरली रिमॉडलिंग 21 डेज़ में होती है आफ्टर इंजरी, ठीक है, और 1 साल या उससे ज़्यादा तक रहती है। इवन जो क्रॉस लिंकिंग हील्ड वुंड्स होते हैं वो भी वीक रहते हैं, ठीक है, अनइंजर्ड स्किन से जनरली सिर्फ 80% की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो जो स्टेजेस होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, फ्रिजाइल प्रोसेस है, फेलियर अगर हुआ किसी का तो उससे क्या होगा, क्रॉनिक वुंड के कॉज हो सकता है। फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके वीनस डिजीज़ हैं, इन्फेक्शंस हैं, डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक डेफिशिएंसी है, ठीक है, एल्डरली में, ठीक है। और अगर आपने अच्छे से केयरफुल वुंड केयर नहीं करी है, ठीक है, तो भी ये कॉज है। बट अदरवाइज़ क्या केयरफुल वुंड केयर आप कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, वुंड हीलिंग के स्टेजेस जो हैं वो फास्टन अप हो जाएंगे, ठीक है। वुंड को आपको मॉइस्ट रखना है, क्लीन रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है फ्रॉम री इंजरी और इन्फेक्शन, ठीक है। So thank you so much everyone for watching, and if you have any queries please drop in the comment section and do subscribe for more.